हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट्स। ये जो वीडियो है ये उनके लिए अच्छा है जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार सेट पढ़ने जा रहे हैं। इवन जो रिवीजन करने भी जा रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बिकॉज़ हम मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। दिस मीन्स कि हमारे पास एक बार हमें बस कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स पे जंप करेंगे। तो हमारा फ्लो भी कुछ ऐसा रहने वाला है कि हम अभी एक एक फर्स्ट लेक्चर में सारा थियरी कवर करेंगे, जिससे कि हमारा सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, एंड उसके बाद हम सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स करेंगे। आई विल ट्राई कि मैं एट मैक्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सके सेट का वो हम लोग कवर करें, और इसे हमारा मतलब कॉन्सेप्चुअली हम थ्योरी में ही इम्प्रूव हो जाएंगे। बट हम जब एक बार प्रॉब्लम्स करने लगेंगे तो वहाँ के बाद ऑब्वियसली हमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट्स। तो सबसे पहले थोड़ा समझते हैं, इस डेफिनेशन यहाँ पे रिटर्न है कि सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली कुछ भी मतलब कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड होना चाहिए वो कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। ये तो डेफिनेशन हो गई, बट चलिए इसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे कोई चीज़ वेल डिफाइंड हो सकती है, कैसे कोई चीज़ वेल डिफाइंड नहीं हो सकती है। तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि सपोज़ करिए कि आपको दिया गया है सेट ऑफ थ्री टीचर्स। सेट ऑफ थ्री टीचर्स। तो अब ये सेट ऑफ थ्री टीचर्स हैं, तो सपोज़ करिए कि ये टीचर वन, टीचर टू, टीचर थ्री। ये हमें पता है कि ये टीचर हैं, इनके पास कुछ मतलब सर्टिफिकेट या डिग्री है जिसके जिसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि ये टीचर्स हैं। तो अगर ये मेरे लिए टीचर हैं, सपोज़ ये मेरे लिए टीचर हैं, तो ये आपके लिए भी क्या होंगे? आपके लिए भी ये टीचर ही होंगे। आपके किसी एक फ्रेंड के लिए भी टीचर ही होंगे, किसी दूसरे फ्रेंड के लिए भी ये टीचर ही होंगे। बट सपोज़ करिए कि अगर मैं ये बोलूँ कि सपोज़ आपका नाम आयुष है या ABCD जो भी नाम है आपका, आपको मैं बोलूँ कि आयुष, टेल मी योर थ्री बेस्ट टीचर। टेल मी योर थ्री बेस्ट टीचर। तो यहाँ पे भी आप अपना T1 डैश, T2 डैश, T2 डैश और T3 डैश, तीन टीचर के नाम ले सकते हैं। तो आपको लगेगा ये भी तो सेट है सर, तीन टीचर हैं यहाँ पे और ये तीनों सिमिलर लग रहे हैं, इसकी तरह इसके जैसे लग रहे हैं। बट अगर आप ही की क्लास में कोई दूसरा बच्चा कृष्णा हो, अगर मैं कृष्णा से पूछूं कि कृष्णा तुम अपने तीन बेस्ट टीचर का नाम बताओ, तो क्या ये ज़रूरी है कि ये तीनों टीचर्स में आएंगे? नॉट नेसेसरी। चलिए ये तो सबकी बात है, जब वो कृष्णा आपकी क्लास में तो पॉसिबिलिटी है कि सेम टीचर हो सकते हैं। बट सपोज़ करिए मैं कोई दूसरे स्कूल में गया, वहाँ पे एक सपोज़ करिए शुभम नाम का लड़का है, और मैंने उसको बोला कि तीन टीचर के नाम बताइए, तो ऑब्वियसली वो जो तीन टीचर के नाम देगा, टी T1 डैश, T2 डबल डैश एंड T3 डबल डैश, ये ऑब्वियसली इन तीनों टीचर से एकदम से अलग होने वाले हैं। तो इसका मतलब सेट ऑफ थ्री बेस्ट टीचर वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। आपके लिए थ्री बेस्ट कोई और हो सकता है, थ्री बेस्ट मेरे लिए कोई और हो सकता है, किसी और के लिए कोई और हो सकता है। तो हम ऐसे में इसको वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। बट अगर हम सिर्फ टीचर रखते हैं, सेट ऑफ थ्री टीचर, तो ये टीचर हैं, ये इनके लिए भी टीचर होंगे, इस सुमन के लिए भी टीचर होंगे, आयुष के लिए भी होंगे, कृष्णा के लिए भी होंगे, मेरे लिए भी हैं। तो दिस मीन्स कि ये वेल डिफाइंड सेट है। तो ये था सेट का डेफिनेशन। चलिए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, NCERT के एग्जांपल्स हैं ये, तो इसे थोड़ा समझने में हमें और आसान हो जाएगा। ये सारे सेट्स के एग्जांपल हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आ रहा है। ये सारे वेल डिफाइंड हैं, जैसे कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑड नेचुरल नंबर हमें ये 10 से छोटा बताइए, कृष्णा से पूछूं, मोहन से पूछूं, श्याम से पूछूं, किसी से पूछूं आपके क्लास में, तो क्या ये बदलने वाला है? नेवर। इट विल बी ऑलवेज 1 3 5 7 9। कोई इसे बदल नहीं सकता, ये वेल डिफाइंड है। द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो बेसिकली रिवर्स ऑफ इंडिया तो फिक्स है। सपोज़ करिए कि जो इंडिया में जो रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी हैं, जितने भी रिवर्स हैं वो फिक्स हैं। इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड है। तो ये भी हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, हम इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नेमली, अब अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश में कितने वोवेल्स हैं, ये सॉरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवेल्स हैं, आप यहाँ पूछिए, आप इसको जा कर के यूक्रेन में पूछिए, आप इससे वो ब्रिटेन में पूछिए, USA में पूछिए, ये पांच फिक्स होने वाला है। AEIOU, आप किसी से पूछिए, ये जो पांच है ये फिक्स होने वाला है, ये वेल डिफाइंड है। इट इज़ नॉट नेवर गोइंग टू बी चेंज्ड। ओके, सो
आई थिंक यहाँ पे ये मिक्स हो गया है। वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, सो जो ट्रायंगल्स के जो टाइप होते हैं वो फिक्स्ड हैं हमारे पास, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके बाद फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सिमिलरली मतलब सारे जो ट्रायंगल के सेट हैं वो फिक्स है। ये भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है। सॉरी यहाँ पे एक मिक्स हो गया है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है प्राइम फैक्टर ऑफ 210। तो अगर हम 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम कुछ भी कर लें, इसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 105, क्योंकि ये फिर ये 3 से आ जाएगा हमारा 3 एंड देन 5, और फिर ये 5 से आएगा और ये 7। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 × 3 × 5 × 7। तो ये फिक्स है, ये आप करें, मैं करा, या पहले से मैंने एनसीईआरटी ने कर रखा है, तो ये जो सेट है 2 3 5 से 7 का, ये फिक्स होने वाला है, ये चेंज नहीं हो सकता। दिस मीन्स कि ये जो है हमारा वेल डिफाइंड है। लास्ट एग्जांपल एनसीईआरटी का देख लेते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब अगर इसका सॉल्यूशन निकालिए, ये एक्चुअली में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। वैसे अगर पता नहीं, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता हो नहीं, बट मैं अभी के लिए सॉल्व कर देता हूँ। प्लस माइनस अंडर रूट, तो b² 25 माइनस 24/2। तो ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1/2। तो यानी कि हो जाएगा 3 एंड 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका सॉल्यूशन मैं निकालूं, आप निकालिए, कोई और मैथमेटिशियन निकाले, इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, फिक्स होने वाला है। ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता, ये वेल डिफाइंड ही रहने वाला है। 2, 3 इज़ गोइंग टू बी द आर आंसर इन एनी केस। तो आप कुछ भी कर लीजिए, इसका आंसर यही होने वाला है। तो ये वेल डिफाइंड है, तो हम इसे सेट कह सकते हैं। ओके, होपफुली आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये भी मैंने एनसीईआरटी से उठाया, ये मैंने इसलिए लिखा है, एनसीईआरटी को कवर अप किया ना, इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते थे, बट मैंने एनसीईआरटी को इसलिए कवर किया है क्योंकि ये सफिशियंट है हमारे लिए। अगर हम इतना अब याद रख पाएंगे, हम इतना जो ये मतलब जो ये देखिए, ये क्या है बेसिकली, ये ना यूज़ होता है मैथमेटिक्स में टू रिप्रेजेंट सम सेट्स। जैसे n अगर हम बोल दिए ना, तो n का मतलब है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो अगर आपको नेचुरल नंबर पता होगा कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, सो ये चलता जाएगा, ये अप टू इन्फिनिटी जाने वाला है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको कैसे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। उसके बाद सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं इधर पहले, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा तो हम यहाँ से भी ले लेते हैं डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये यहाँ पे तो आपका ये हो गया, आपका ये जेड जैसे लिखा है, इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है। जेड लिखने का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है। जेड से हम इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्यू क्या है, क्यू से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। तो वैसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम वैसे सारे नंबर्स को, मतलब एक नंबर को हम अगर p/q के फॉर्म में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन दुनिया के सारे रेशनल नंबर को अगर हमको डिनोट करना है तो हम उसको क्यू से करते हैं, उस सेट को क्या बोलते हैं, क्यू। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। जेड प्लस क्या है, इसी में ये वाला पार्ट है, पॉजिटिव नंबर, यानी 1 से लेकर के आगे आप चले जाइए। क्यू प्लस क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो p/q के फॉर्म में तो हम नेगेटिव नंबर्स को भी दिखा सकते हैं, बट हम पॉजिटिव रियल नंबर्स को मतलब वैसे p नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में दिखा सकें और वो पॉजिटिव भी हो, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, q प्लस से डिनोट करते हैं। आर प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया यहाँ पे, लेट मी इरेज इट। होपफुली ये आपको नोट्स की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, ये सब आप होपफुली साथ में भी नोट्स बना रहे होंगे, तो ज़्यादा नोट्स मतलब ये नोट्स की ज़रूरत नहीं है। स्टिल आई कैन प्रोवाइड एट द एंड, जब ये सेट्स में ख़त्म कर दूँगा तो मैं ये प्रोवाइड कर सकता हूँ लिंक के थ्रू। मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाल दूँगा। बट होपफुली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैथ्स है, आप इसमें अपना नोट्स बनाइए। दूसरे का नोट्स फॉलो करने से बेहतर होता है कि आप अपना नोट्स बना रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से, तो ये आपके लिए हमेशा वर्क करेगा। क्योंकि आपको अगर क्विक रिवीजन करना हो और अगर आप दूसरे का नोट्स से रिवीजन करिएगा तो मैं बता दूँ प्रॉब्लम्स क्या आती है। उसने लिखा है अपने अकॉर्डिंग,
सपोज़ करिए कि आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली ये एन समझने में कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, एन समझने में आपको प्रॉब्लम हुआ, आपने किसी टाइप से किसी तरीके से अपने नोट्स में अपने आप को एन समझा लिया कि बेटा जब ये एन होगा तो मतलब ये जब नंबर्स का ऐसे होगा तो एन, तब हम एन कहते हैं। तो ये आपने अपने नोट्स में लिखा है। अब अगर आप किसी दूसरे लड़के को दीजिएगा ये अपना नोट्स, सपोज़ करिए आपने किसी को दिया है, उसको एन समझ में नहीं आ रहा है, वो अब ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। आई थिंक कि वो समझ में, उसे समझ में उतना जल्दी या तो आ भी सकता है या तो नहीं भी आ सकता है, बट पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि ये जो आपने लिखा है अपने नोट्स में वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ना कि उसकी। तो इट्स बेटर टू मेक योर ओन नोट्स, और जितना कंसाइज हो उतना अच्छा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है या नेक्स्ट चीज़ जो हमें समझना है, एलिमेंट ऑफ ए सेट। तो सेट एक्चुअली में क्या है? सेट सेट जैसे कि अभी हम, सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो एक ए सेट है, उसमें ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। तो हमने इंटीजर्स का कलेक्शन लिया है अप टू 5, अप टू 5। तो इसको हम इस पूरे क्या बोलते हैं? एक सेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक सेट बोलते हैं। लेकिन ये जो इसमें जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आया है ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें हर ऑब्जेक्ट को एक क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि सेट का नाम ए है। सिमिलरली टू को भी क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। तो ये जितने ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपको क्या कहलाते हैं? ये सारे कहलाते हैं एलिमेंट्स। ये जितने ऑब्जेक्ट्स हैं एक सेट में, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मैंने एक बनाया कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स बनाया। उसमें हमने क्या एग्जांपल लिया है? एप्पल लिया है। मैं ए से ए बी से डिनोट कर देता हूँ। एप्पल, बनाना, उसके बाद फिर हमने लिया है गुआभा, और हमने लिया है वाटरमेलन। तो हमने ये 4 फ्रूट्स लिए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रूट्स का एलिमेंट्स बताओ, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फ्रूट्स, अब क्या बोलिएगा? एप्पल, बनाना, ये मैंने क्या लिया था? गुआभा लिया था, गेस, गुआभा एंड वाटरमेलन, वाटरमेलन। तो ये क्या है? ये चारों क्या हैं? ये एलिमेंट हैं। किसके एलिमेंट हैं? इस फ्रूट सेट के। एलिमेंट अगर होगा तो किसका होगा? किसी सेट का होगा। किस सेट का होगा? जो भी नाम दिया गया होगा। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट नाम दिया, तो फ्रूट सेट का एलिमेंट है ये सब, एप्पल, बनाना, गुआवा, वाटरमेलन, ये फ्रूट सेट का एलिमेंट है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हम इसको दिखाते कैसे हैं? तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते बार बार। तो अगर अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एप्पल बिलोंग्स टू सेट फ्रूट, सॉरी यहाँ पे फ्रूट आएगा, फ्रूट्स सेट, एप्पल बिलोंग्स टू फ्रूट्स। तो ये हो गया कि जब ये जो एलिमेंट है वो इस सेट से बिलोंग करता है। अभी तो लेकिन मैंने यहाँ पे पाइन एप्पल तो नहीं लिया था, पाइन एप्पल तो नहीं लिया था, तो पाइन एप्पल अभी सेट के बाहर है। तो ऐसे केस में कोई बोलेगा कि पाइन एप्पल का इस फ्रूट सेट से क्या रिलेशन है, तो मैं बोल सकता हूँ पाइन एप्पल डू नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट्स सेट। ये फ्रूट सेट से बिलोंग नहीं करता है। तो बस अगर बिलोंग करता है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, अगर नहीं बिलोंग करता है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या है? उस पर हम एक क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे वैसे ही लिखा गया एक्स मतलब एलिमेंट ऑफ दैट सेट, एंड अगर ये बिलोंग कर रहा है तो एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। होप सो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, अभी तक जो है ना, आपके पास 2 तरीके से आप सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई सेट है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म। तो अभी तक मैं जितना भी दिखा रहा था ना पीछे, ये वो सब क्या था? रोस्टर फॉर्म में था। जैसे कि ये एक रोस्टर फॉर्म में था, फ्रूट सेट जो था हमारा वो रोस्टर फॉर्म में था। तो अभी मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा कि आपके एलिमेंट्स किस में होंगे? कर्ली ब्रेसेस में होंगे। तो एक सेट है ए, जिसमें कि सारा एलिमेंट क्या है आपका? वो 5 से छोटा है, नेचुरल नंबर लेसर देन 5, ऐसा एक सेट लिया। तो उसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। वो क्या है? सेट बिल्डर। तो इसमें हम लोग ना उसका, इस एलिमेंट के प्रॉपर्टी से हम उसको मतलब डिस्क्राइब कर देते हैं। हम एलिमेंट का प्रॉपर्टी कुछ, जैसे कि इस एलिमेंट का प्रॉपर्टी है ना, इस सेट में इस एलिमेंट का क्या क्या प्रॉपर्टी है कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन
6 है या लेस देन इक्वल टू 5 कर सकते थे, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रेसेस ऑल एलिमेंट वेर वेर एक्स, मतलब ये इस ए में वैसे एलिमेंट आएंगे जिसमें कि एक्स जो है, एक्स इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो अगर हम ऐसे कुछ लिखें, अगर हम ऐसे सेट को लिखें तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। मैं थोड़ा इसको और अच्छे से एक बार लिखता हूँ कि अगर ये इसी सेट को हमें, इस सेट को जो ऊपर में हमने सेट लिया है, इसको अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें एक सेकेंड में इरेज कर देता हूँ, अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो किसमें, हमें रिप्रेजेंट करना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस एक्स जो एलिमेंट आएगा, एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टी है, वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन, अगर हम ऐसे कोई सेट को रिप्रेजेंट करें, अगर हम ऐसे कोई सेट को रिप्रेजेंट करें तो वो उसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो तरीका है रिप्रेजेंट करने का। इससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, बट द थिंग इज़ दैट कि ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक सेट दिया हुआ है, इसको तुम चेंज करो इस फॉर्म में, या फिर ऐसे सेट दिया हुआ है, इसको चेंज करो। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म को चेंज करना पड़ सकता है रोस्टर फॉर्म में, या फिर वाइस वर्सा, यानी मीन्स रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना पड़ सकता है। ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो आई होपफुली ये समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, अगर ये क्लियर नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, तो आई थिंक जब हम लोग और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होंगे, जब हम रियल टाइम में देखेंगे कि कैसे हमने एक सेट को किया है, तो फिर हमें ये इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। अभी के लिए हम लोग थ्योरी पार्ट में आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेट। तो अभी टोटल कितने टाइप्स है ये हम देखते हैं इसमें। सो पहला टाइप है वो है हमारा एम्प्टी सेट। तो एक ऐसा सेट जो कि एम्प्टी हो, जिसमें कि कोई भी एलिमेंट ना हो, एक ऐसा सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। जैसे कि एक कोई इक्वेशन है जिसका कि रियल सॉल्यूशन कोई ना हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9x प्लस 100, क्या इसका कोई रियल सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता है इसका रियल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें अंडर रूट b² - 4ac का वैल्यू कितना आ जाएगा 81 - 400। ये वैल्यू लेस देन, ये वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव है। इसका मतलब इसका जो है ना, आपका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट, इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, फाई पढ़ते हैं। या फिर ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग एम्प्टी मतलब ये जो ब्रेसेस होगा इसमें कुछ भी नहीं होगा, जो क्लोजिंग ब्रैकेट ये है, इसमें इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट आपका नहीं है। तो अगर ए इज इक्वल्स टू दिस है, दिस मीन्स कि ए इज़ ए नल सेट। ए इज इक्वल्स टू दिस है, दिस मीन्स ए इज़ अ नल सेट। हम इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई बोले कि आप वैसा एलिमेंट बताओ जो कि ग्रेटर देन 10 हो एंड लेस देन 2 हो, तो ऐसा एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में ए में कितना एलिमेंट आएगा, 5, कोई भी नहीं आएगा, नल सेट आएगा। क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 10 से बड़ा भी हो और 2 से छोटा भी हो? इम्पॉसिबल। 2 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो इस सारे इधर का बात कर रहा है, इधर का बात कर रहा है, तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो फिर ऐसे केस में क्या है, ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, होपफुली ये समझ में आया होगा। सेकेंड वन इज द सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट, इसका एक जस्ट अपडेट कर दीजिए कि अब एटलीस्ट नहीं, ऑन एग्जैक्टली एक एलिमेंट। तो उसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि सपोज़ करिए कि एक ये वाला एग्जांपल हम इजीली समझ सकते हैं। x इज़ ग्रेटर देन 10, x इज़ लेस देन 12, और x क्या है, नेचुरल नंबर है। x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखिए 10 से बड़ा और 12 से छोटा, 10 से बड़ा और 12 से छोटा, तो एक ही नेचुरल नंबर है 11। तो ऐसे में इस सेट में क्या आ जाएगा, इस सेट में क्या आ जाएगा, एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 11 आ जाएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे, यहाँ पे कॉमा की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू
इसको अगर ब्रैकेट में 11 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इस सेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। सेट ऑफ एक फ्रूट्स बनाते हैं जिसमें कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है एप्पल, तो ये भी एक हो गया सिंगलटन सेट। तो सिमिलरली कोई ऐसा इक्वेशन हो सकता है जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो, जैसे कि एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका कितना सॉल्यूशन हो जाएगा? क्या इसका एक सॉल्यूशन होगा या दो सॉल्यूशन होगा, देखते हैं। तो हाँ, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। एक्स की वैल्यू सिर्फ 2 ही हो सकती है, उसको छोड़ के और कुछ भी नहीं हो सकती है। एक्स की वैल्यू सिर्फ 2 ही हो सकती है, जिसपे कि ये वैल्यू क्या हो, 0 हो, और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो सिंगलटन। आंसर क्या होगा इसका? अगर सेट होता तो ये होता 2। ओके, तो इसे हम सिंगलटन समझ लिए हैं। दो है क्या है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इसको हम समझने के लिए रुकिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे एक सेट फाइनाइट हो सकता है, कैसे एक सेट फाइनाइट नहीं हो सकता है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ आपके पास एक सेट है, मैंने आपको बोला अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि n क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या है हमारे पास, नेचुरल से n अगर हमने लिखा है इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5, कहाँ तक, कहाँ तक ये आप नहीं बोल सकते, ये अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाता है। अब इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब है इसमें इनफानाइट वैल्यू आ सकता है, इनफानाइट वैल्यू आ सकता है। तो वैसा सेट जिसमें कि जो वैल्यू है वो इनफानाइट आ सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये सब अभी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है। तो फिर ये सारे तो आप सब सेट देखिएगा तो फिर इसमें क्या होगा, ये इनफानाइट नंबर ऑफ एंटिटीज़ आ सकता है। लेकिन यही अभी हम बहुत सारे ऐसे और भी एग्जांपल लिए, जैसे कि ये एग्जांपल x इज़ ग्रेटर देन 10 एंड x इज़ लेस देन 12 वेयर x इज़ ए नेचुरल नंबर। यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है, यानी कि ये फाइनाइट वैल्यू है। तो इस सेट को क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट बोल सकते हैं। ये सिंगलटन तो है ही, सिंगलटन के साथ साथ फाइनाइट भी है, सिंगलटन के साथ साथ फाइनाइट भी है, ठीक है। सिमिलरली सेट ऑफ 1 एप्पल, सेट ऑफ 5 एप्पल, सेट ऑफ 5 फ्रूट्स, ये सब क्या है, फाइनाइट है, बिकॉज हमें पता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, हमें पता है कि इसमें कितने एलिमेंट है। लेकिन वही अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में मुझे नहीं पता कि कितने एलिमेंट है, आपको नहीं पता कि कितने एलिमेंट है, तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोलेंगे, इनफानाइट बोलेंगे। इस ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, इनफानाइट बोलेंगे। अगर हमें पता रहता कि कितने एलिमेंट्स इसमें आने वाले हैं, हम बोल सकते थे उसको फाइनाइट सेट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो सेट्स का कंपैरिजन करने का मतलब स्टार्टिंग है ये कंपैरिजन का। तो दो सेट है, पहला सेट को हम मतलब पहला टाइप है वो इक्वल सेट। दो सेट को कब हम इक्वल बोलेंगे, तो बस दो सेट को तब तब हम इक्वल बोलेंगे कि जब उसमें टू सेट आर एग्जैक्ट इक्वल इफ़ दे कंटेन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। तो अगर जैसे कि a और b इक्वल है, a और b अगर कोई सेट है, तो अगर a में एलिमेंट है 1 2 3, तो b में भी 1 2 3 ही होना चाहिए। इस ये चीज़ आप चेंज हो सकता है, ये मतलब आपका चेंज हो सकता है, पोजीशनिंग चेंज हो सकता है, 3 2 1 हो सकता है, 2 3 1 हो सकता है, सो ऑन सो ऑन, ये पोजीशन चेंज हो सकता है। बट जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। एलिमेंट क्या होने चाहिए, जो इसमें है वो इसमें होने ही होने चाहिए। इसमें अगर एलिमेंट जो है वो इसमें भी होने चाहिए। और सेट है तो डुप्लीकेट का तो कोई चांस ही नहीं है, सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो ये और ये जो है आपका क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। ये ए और बी यहाँ पे क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। अगर एक भी एलिमेंट चेंज होता है, 1 2 4 हो जाता है, सी इज इक्वल टू 1 2 4, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होना चाहिए। अगर मैं दो बना रहा हूँ, एक ए सेट बनाऊँ जिसमें कि एप्पल गुआवा बनाना लिया हूँ, तो यहाँ पे अगर बी सेट बनाऊँगा तो उसमें भी एप्पल बनाना गुआवा ही होना चाहिए, यानी कि तीनों सेम होना चाहिए। नहीं तो अगर आपने कोई भी फ्रूट चेंज किया, अगर सी एक मैं लेके आ गया हूँ, ग्रेप्स और पपाया एप्पल ले लिया, तो अगर एक भी चेंज हुआ तो ये ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। तो इसका ये है हमारा इक्वल सेट का डेफिनेशन और इक्वल सेट के एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट समझने में थोड़ा सा इसमें 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 ये है कि हमारा जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो जैसे कि अभी यहाँ पे हम ए और सी का एग्जांपल दे रहे थे ना, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, और सी क्या है हमारा, सी क्या है हमारा 1 2 एंड 4। तो इसमें क्या है, ये दोनों में एलिमेंट तो सेम है, ये ए इज़ नॉट इक्वल टू सी,
बट ए इज़ इक्विवेलेंट टू सी, इक्विवेलेंट का सिंबल ये है, इक्विवेलेंट टू सी। तो ए इज़ इक्विवेलेंट टू सी। तो बेसिकली आई थिंक इसका इक्विवेलेंट का सिंबल, आई एम नॉट श्योर ये होता है कि ये होता है, बट ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अभी के लिए समझते हैं इसको। ए इज़ इक्विवेलेंट टू सी। तो क्यों? क्योंकि जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी 3 है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, चलिए मैं एक नए स्लाइड पे चलता हूँ और एक नया एग्जांपल लेता हूँ। एक सेट ए है जो कि अब फ्रूट्स का सेट्स है, तो इसमें एप्पल, गुआवा, पपाया और एक और फ्रूट मैं ले लेता हूँ पाइनएप्पल, ठीक है। और एक दूसरा सेट बी है जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स हैं, क्या है, 1 9 5 4। तो मैं पूछूंगा नंबर ऑफ एन, ए मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए भाई? 4 है। एन बी कितना होगा? एन बी कितना होगा? एन बी भी 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए काउंट करिए 1 2 3 4, तो कितने एलिमेंट है? 4 है। इसमें भी कितने? 4 है। इस केस में हम बोल सकते हैं कि ए बी के क्या है? इक्विवेलेंट है। ए बी के क्या है? इक्विवेलेंट है। भले ही ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बट ए बी से क्या है? इक्विवेलेंट है। ए बी के क्या है? इक्विवेलेंट है। होप सो समझ में आ गया होगा ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा सबसेट। हमारा क्या है? वो सबसेट। तो सबसेट में चलिए देखते हैं कि सबसेट किसे कहते हैं। कि अ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट। अब देखिए इसमें सबसेट वगैरह के कॉन्सेप्ट में आपको 2 सेट लेना पड़ेगा, तो हमारे पास 2 सेट हमने ले लिया, ए बी। बी यहाँ पे हमारा है 1 2 3 4। तो अब देखिए, अब बहुत सारे सेट बनाए जा सकते हैं जो कि जिसमें कि बी के एलिमेंट हो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 1 2 3, 1 2 3 सिर्फ, 4 1 2 3, ऐसे करके बहुत सारे सेट बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे, इसका भी नंबर फिक्स होता है। और एक और एग्जाम ये होता है कि आप कुछ भी एलिमेंट ना लें तो उसको 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं? 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जितने भी सेट है ये इस डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है कि इसमें जो भी एलिमेंट है ना वो बी में प्रेजेंट है ही है, बी में प्रेजेंट है ही है। फाई है तो हमें कुछ चेक ही नहीं करना है। फाई है मतलब कुछ यहाँ भी कुछ नहीं है तो हम बी में क्या चेक करने जाए? तो फाई तो वहाँ प्रेजेंट है ही, तो फाई प्रेजेंट है ही। यानी कि ये जितने आप देख रहे हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? सारे क्या कहलाएंगे? सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। चलिए मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ कि आप बताइए कि अगर एक सेट है जिसमें कि n नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? n नंबर ऑफ़ एलिमेंट है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, कितने सबसेट हो सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो हम इसी एग्जांपल से लेकर के समझते हैं कि कितने इसमें सबसेट्स हो सकते हैं। वैसे तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली निकल सकता है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे इसके हम सबसेट्स काउंट कर सकते हैं कि कितने सबसेट्स हैं। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं ए में, सॉरी बी में, बी में कितने एलिमेंट हैं? आई गेस 4 एलिमेंट हैं। क्या क्या हैं? चलिए पहले एलिमेंट लिख देता हूँ, 1 2 3 एंड 4। कितने एलिमेंट हैं एंड नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 हैं। चलिए हम इसका सबसेट बनाते हैं। पहला क्या होगा? 5। पहला क्या होगा? 5। दूसरा क्या होगा? सिर्फ सिंगल सिंगल एलिमेंट, सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे तो कितने हो जाएंगे? ऐसे 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब डबल डबल एलिमेंट लें तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 2 3 2 4 एंड 3 4। सिमिलरली फिर हम अगर तीन तीन एलिमेंट लें, 1 2 3 1 2 4 1 1 2 4 1 3 4 एंड देन क्या आएगा नेक्स्ट? 1 3 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 2 3 4। होप सो सारे इसमें कवर्ड हो गए, ये सारे कवर्ड हो गए। और एक और आएगा 1 2 3 4, सारे एलिमेंट होने वाले हैं उसमें,
काउंट करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि कितना है ये 16 है टोटल 16 है। तो यहाँ से मतलब इसका एग्जैक्ट मतलब अगर मुझे डायरेक्टली आंसर लिखना होता तो इसमें होता है 2 रेस्ट टू पावर n जो कि n की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है 2 रेस्ट टू पावर 4 कितना हो जाता, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 16 आंसर यहाँ से निकल जाता। बट ये मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया कि ऐसे करके ये आता है, यहाँ से ये डिराइव होता है कि सारा हमने सेट अभी जस्ट लिख दिया यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको काउंट कर लिया और यहाँ पे ये 16 हमारा आया वैल्यू। तो अगर कोई पूछे आपसे कि एक सेट दिया हुआ है उसमें n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, एक सेट दिया हुआ है उसमें n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, तो 2n इज़ द आंसर, 2n यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ रहे थे, सबसेट समझ रहे थे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो अभी जैसे हमने देखा ना कि एक बी लिया था, उसमें एलिमेंट थे 1 2 3 4, तो इसके सारे सबसेट हमने ड्रॉ किए थे 5 से लेकर के 1 2 3 4 1 2 1 2 2 3 सो वन सो वन सो वन सो वन सो वन, और लास्ट में था 1 2 3 4। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे थे सबसेट बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, सबसेट बोल रहे थे। लेकिन अगर इसी सबसेट की लिस्ट में से अगर हम इसी सबसेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि इसको हटा दें, सिर्फ इसको हम नहीं रखें, इसको हम नहीं रखें, तो ये सारा जो सेट होगा ना आपका, ये सारा सेट की क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। सिर्फ इसको हटाना है आपको, तो आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाला नंबर हटाना है, आपको लास्ट वाला सेट हटाना है बेसिकली। तो आपसे ये क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो 3 इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4, 1 2 इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4। अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ प्रॉपर सेट ऑफ बी कितना होगा, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सेट ऑफ बी कितना होगा, तो प्रॉपर से 2n, एक हटाना है तो -1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस केस में कितना होता, इस केस में होता 15 प्रॉपर सबसेट हैं, 15 प्रॉपर सबसेट हैं बी के, 15 प्रॉपर सबसेट हैं बी के। ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। यही केस है ना, सिर्फ यही है ना जहाँ पे ए जो है वो बी के बराबर हो जा रहा है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं तो हमारा सारा आंसर आ जाएगा। तो वो पहले कितना था, 2n था, -1 कर दें क्योंकि एक हटाया हमने, आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ पी कितना हो जाएगा, 2n-1, 2n-1। और उसी के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाता है सुपर सेट। सुपर सेट कुछ नहीं है, जहाँ पे ए इज इक्वल्स टू बी हो जाता है, वाइस वर्सा भी काम करेगा, वी इज इक्वल्स टू ए ही होगा। तो इस केस में वैसा सेट जो ए के बी के बराबर हो, तो जो ये एक हटाया ना वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर बी की वैल्यू 1 2 3 4 थी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी पाएगी, यहाँ पे भी 1 2 3 4 होगा। एक ही सेट जो होता है वो सुपर सेट कहलाता है किसी भी सेट का, उसमें ए इक्वल्स टू बी होता है। तो अगर ऐसा है तो फिर बी इक्वल टू ए होना ही पड़ेगा, बी इक्वल टू ए होना ही पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट क्या है दोनों में सेम है, नंबर ऑफ भी सेम है और सारे एलिमेंट भी सेम है। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे, और यूनिवर्सल सेट के बाद यहाँ पे हम लोग लेक्चर को होल्ड करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरवल ऑफ अ सेट एंड देन वेन डायग्राम पढ़ेंगे, और उसके बाद सेट के और सारे ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट पढ़ के हम लोग यहाँ पे अपने वीडियो को एंड करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसे सेट के को बोलते हैं जिसमें कि कंटेन ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू द डिस्कशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय यू। सो मतलब आप जैसे कोई चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप जैसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, मतलब जिस चीज़ का डिस्कशन हो रहा है, सपोज़ करिए कि नंबर्स का डिस्कसन हो रहा है। किसका डिस्कशन हो रहा है, इंटीजर नंबर्स का डिस्कशन हो रहा है, इंटीजर्स का। तो एक ऐसा सेट, यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब हो गया कि उसमें सारा चीज़ आ जाना चाहिए, सारा चीज़ आ जाना चाहिए, -∞ से +∞ तक सारा इंटीजर्स आ जाना चाहिए, सारा इंटीजर आ जाना चाहिए। ओके, अगर आप एक इक्वेशन ले लें x² - 4x प्लस क्या ले लूँ मैं, +2 ले लेते हैं। तो
इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे 2। तो अगर हम इसके रिलेटेड कुछ डिस्कस करें, इसके क्योंकि डिस्कशन हमारा इसी के रिलेटेड हो रहा है, तो अगर हम इसका यूनिवर्सल सेट हम डिस्कस करें, इसके सॉल्यूशन का यूनिवर्सल सेट, तो इसमें क्या आना चाहिए, इसके जो दोनों सॉल्यूशन होंगे S1 S2 दोनों आने चाहिए। तब हम क्या बोल सकेंगे, इसको यूनिवर्सल सेट बोल सकेंगे। किसके रिलेटेड, वो इसके रिलेटेड। ये हर कोई के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई यूनिवर्सल सेट में तो बहुत सारे नंबर्स भी आ सकते हैं। अगर उसका डिस्कशन ये हो कि ऐसा ऐसा सेट बनाओ जिसका सारा नेचुरल नंबर हो, तो सारा नेचुरल नंबर लोगे तो फिर तो यूनिवर्सल सेट स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 2 3 4 से कहाँ से होगा, इन्फिनिटी तक होगा। तो ये वाला यूनिवर्सल सेट और ये वाला यूनिवर्सल सेट तो अलग अलग है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम सेट किसका बनाना चाह रहे हो। अगर तुम इसका सेट बनाना चाह रहे हो तो इसका यूनिवर्सल सेट ये हो जाएगा। अगर तुम नेचुरल नंबर का बनाना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा। इंटीजर का बनाना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो जाएगा, सारे इंटीजर्स का कलेक्शन। तो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट, तुम किस चीज़ का सेट बनाना चाह रहे हो, समझ रहे हो, तुम किस चीज़ का सेट बनाना चाह रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए, जैसे कि हर चीज़ के लिए आप उसका यूनिवर्सल सेट वेरी करेगा। एक जो हम लोग टीचर एग्जांपल कर रहे थे, तो सेट ऑफ टीचर्स ऑफ तुम्हारा स्कूल का जो भी नाम है, ABCD जो भी नाम है, अगर मैं ये बोलूँ तो इसको यूनिवर्सल तब बोलेंगे जब सारे टीचर का नाम इसमें आ जाए, सारे टीचर का नाम आ जाए। सारे टीचर का नाम आ जाएगा तो फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल टीचर बोल सकते हैं। अब तुम बोलोगे, आप बोल सकते हो कि सर इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल सेट, हम सेट ऑफ टीचर्स पे तो बोल रहे थे, वो उसमें वो क्यों नहीं हुआ। क्योंकि अब देखो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी। अब हम बोल देंगे इसी में से सेट ऑफ टीचर्स ऑफ मैथ्स इन ABC स्कूल। तो अब ऑब्वियसली ये जो होगा ना, ये इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम M रख लेते हैं। इसमें टीचर 1 टीचर 2 कुछ कम टीचर आएंगे जो कि यूनिवर्सल में तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें जो सारे होंगे वो यूनिवर्सल में तो होंगे ही होंगे, लेकिन यूनिवर्सल के सारे इसमें नहीं होंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा ये यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट आता है। अभी हम लोग जब और आगे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि यूनिवर्सल की ज़रूरत क्यों पड़ी, यूनिवर्सल की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये था यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है पावर सेट। पावर सेट एक्चुअली में क्या है, सेट ऑफ सेट है। पावर सेट क्या है, सेट ऑफ सेट है। तो जैसे कि मैं दिखाता हूँ ये कैसे इसको समझते हैं। थोड़ा सा सॉरी, न्यू स्लाइड, यस, पेन, टेक द पेन एंड देन ओके। तो हम क्या समझना चाह रहे हैं, पावर सेट समझना चाह रहे हैं। पावर सेट मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ आपको, सेट ऑफ सेट्स हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक आपके पास एक सेट है A 1 2 3, उसमें एलिमेंट है। तो अब इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, टोटल नंबर, सेट ऑफ सबसेट्स हैं एक्चुअली में, सेट ऑफ सबसेट्स हैं। तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2n, n की वैल्यू 3 है तो 8 होने वाले हैं। तो चलिए उसको लिखते हैं 5, इसको हम कर्ली ब्रेसेस में दे देते हैं। दूसरा क्या होगा, 1 2 3, 1 2 1 3 2 3 एंड फाइनली क्या होगा 1 2 3। तो क्या यहाँ पे 8 हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम अगर इन सब का एक सेट बना दें, अगर जैसे हमने ये कर्ली ब्रेसेस डाल दिया, इसका मतलब है क्या है, सेट ऑफ सबसेट्स। ये तो एक बी तो एक अपने आप में सेट है, लेकिन किसका सेट है, सबसेट्स का सेट है। किसका सेट है, सबसेट्स का सेट है। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, पावर सेट। इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब अपने वीडियो को हम यहाँ पे पॉज करते हैं, रोकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को कवर कर पाऊँ। ऑल्सो एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हम मतलब सोच नहीं रहा हूँ, मैंने सोच रखा है कि ऐसा हम फ्लो करने वाले हैं कि सबसे पहले मोस्टली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे थियरी। ठीक है, थियरी डिस्कस करेंगे किसी भी चैप्टर का क्या डिस्कस करेंगे, थ्योरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। तो प्रॉब्लम्स में कैसे प्रॉब्लम्स करेंगे, तो प्रॉब्लम्स में हम पहले NCERT को कवर करेंगे। उसके बाद हम NCERT को कवर करने के बाद हम लोग चलेंगे थोड़े एडवांस JEE प्रॉब्लम्स की तरफ, जिसमें हम लोग JEE के प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे।
ठीक है। उसके बाद हम लोग अच्छा, अब इसमें बहुत सबका यूज़ केस है, किसी के लिए एनसीईआरटी का यूज़ केस नहीं है तो वो एनसीईआरटी को स्किप कर देना। डो नॉट सी द लाइक आई विल पोस्ट कि ये सॉल्यूशन है 1.1 का, 1.2 का सॉल्यूशन। मेरा यहाँ सॉल्यूशन से ये मतलब नहीं कि मैं जस्ट सॉल्यूशन वहाँ पोस्ट करूँगा। वी विल डिस्कस इट कि कैसे ये हो रहा है, कैसे ये आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा क्या वो अप्लाई हो रहा है या नहीं। उसके बाद जेई का डिस्कस करेंगे, हम लोग जेई के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इस ये जो प्लेलिस्ट हो, जैसे हमारा ये सेट का एक प्लेलिस्ट होगा, इसमें पहला दूसरा लेक्चर या तीसरा लेक्चर तक थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद से ये प्रॉब्लम्स 1, प्रॉब्लम्स 2, प्रॉब्लम्स 3 के वीडियो होंगे। और मैं बीच बीच में ऐसा कुछ, अगर जैसे मुझे कुछ कमेंट आते हैं कि सर ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस करिए या ये, तो वैसे केसेस में मैं बीच बीच में वैसे भी वीडियोस को डालूंगा जिसमें कि स्टूडेंट के डिस्कशन या स्टूडेंट से डाउट्स का जो वीडियो होगा वो डालूंगा। और अगर या फिर कुछ बोनस मुझे समझ में आता है या जो मुझे लगता है कि मैंने थ्योरी में मिस कर दिया है, मैंने अगर किसी प्रॉब्लम में कोई गलती कर दी है तो उसको करेक्ट करते हुए मैं उस प्लेलिस्ट में वो वीडियो डालूंगा। होपफुली आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी मैंने ये नया चैनल बनाया है, तो फिर आप आपसे बस उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा सपोर्ट करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए। और हाँ, अगर कहीं पे समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मुझे वो बता पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, सो दैट कि मैं भी टाइम के साथ इम्प्रूव करूँ और आप भी इम्प्रूव करिए उसके साथ में। ठीक है, तो चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।